इस भारत के मध्य हिस्से में अमरावती जिले में इस बहुजन परिषद में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज ये बहुत खुशी और उत्सव के मौके के तौर पर माननीय कांशीराम की जयंती को मनाने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। और उससे भी शानदार बात यह है कि माननीय कांशीराम को याद करते इस कार्यक्रम में उनकी शख्सियत के साथ उनकी वैचारिकी पर भी बात हो रही है। और मुझे खुशी है कि आयोजकों ने इस कार्यक्रम का नाम बहुजन परिषद रखा है, जिस बहुजन विचार को तथागत बुद्ध के ख्यालों से भारत के आजाद भारत की जमीन पर उतारने का काम माननीय कांशीराम ने किया था। इसलिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि आपने उसी विचार को केंद्र में रख करके इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई। और असल में हम सब बहुजन लोग, मंच को भी आपने इस तरह से सजाया है कि केवल बातों में बहुजन एकता न दिखे, वो सामने भी दिखे। जिस दौर में मुझे आपने विषय दिया है, आजादी के 75 सालों में क्या हमने संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया। अब चूंकि यह विषय मराठी में लिखा हुआ है, मगर मला मराठी येत नहीं, इतना ही सीखा है। मैं इसलिए तो साहस करूंगा और हिंदी में अपनी बात रख रहा हूं। मैं थोड़ी बहुत मराठी समझ लेता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब हिंदी समझ लेते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक जिले में हुआ और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, वहां पढ़ा रहा हूं। और एक मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र के अमरावती में खड़े होकर विचारों के एक रिश्ते पर बात करने आया हूं। मुझे लगता है ऐसे ही भारत का ख्वाब माननीय कांशीराम और बाबा साहब अंबेडकर ने देखा होगा और उसको हम सार्थक कर रहे हैं। और यह रिश्ता हमारा और आपका है। और जो विषय आपने दिया है कि इस आजादी के 75 साल में हमने संविधान के मूल उद्देश्यों में कितना आगे का सफर तय किया। और ये कोई, अभी इंदु जी बोल रही थी, आप सभी आयोजकों का इसलिए भी आभार कि हम बहुत दिनों से जिन्हें सुनते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग जो कई गुना ज्यादा मेहनत हमसे कर रहे हैं, उन सब लोगों से रूबरू होने का ये मौका होता है। मैं तो कई बार ये भी बोलता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी, उससे ज्यादा उम्र संघर्षों में खपा देने वाले लोग हमारे सामने होते हैं। तो इसलिए मैं कोई नई बात कहूं, कोई बड़ी बात कहूं, ऐसा दुस्साहस कम से कम मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी अभी मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि झूठ बोल दूं। झूठ बोलने के लिए तो देखिए आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री टाइप का होना पड़ेगा। और हम लोग जिस विचार के मानने वाले लोग हैं, उसमें झूठ की कोई जगह भी नहीं है। इसलिए हम कबूल करते हैं कि हम, वो जो तस्वीरें हैं हमारे लिए केवल तस्वीरें नहीं है, वो एक ख्याल है, एक विचार है। और इस सभागार में भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, मंच पे बैठे हैं। हम सब का रिश्ता उस विचार का है जिस विचार को हम जीते हैं। वो एक गाना आपने भी सुना होगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हम उस सफर के एक हिस्से भर हैं। और हम ये भी कबूल करते हैं कि हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत करने वाले,
जोखिम उठाने वाले लोग इस मुल्क के कोने कोने में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने वो काम किया और वो काम करके हमें एक ऐसा रास्ता दिया है, हमें एक ऐसी जगह दी है जहां खड़े होकर के हम ये बात कह सकते हैं कि किसी के बुलडोजर से हमें डर नहीं लगता, किसी के जेल मुकदमे और गोली से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम उनके माफी वीर के वारिसों से डर जाएंगे क्या? यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यह हिम्मत कहां से आती है कि डर न लगे? वो हिम्मत हमारे इन महापुरुषों से आती है। मैं सोचता हूं कभी, और मैं तो ओबीसी समाज के बीच से आता हूं, आजादी के 75 साल में क्या हुआ इसको भी जोड़ करके बता रहा हूं। बहुत पीछे जाने पर तो इतिहास लंबा हो जाएगा कि कुछ लोग थे जब इस देश को जातियों में बांट रहे थे, दुनिया में लोग एक तरह से पैदा हो रहे थे और यहां कुछ अति विद्वान लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। मुझे पता नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाकर यह भी बोले कि भाई तुम्हारे देश में जो नहीं हो सकता वो हमारे देश में होता है। यह भी तो बोलना चाहिए। आप जिस पर गर्व करते हो, जिस बात को लेकर के आप इस देश में केवल एक धर्म, एक रंग, एक पार्टी, एक विचार बना देना चाहते हो, और नागपुर से बहुत दूरी नहीं है अमरावती की, आवाज तो नागपुर तक जाएगी कि हम तुम्हारे इस तरह के भारत बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि हम भारत का संविधान जो है उस संविधान के मुताबिक भारत बनाना चाहते हैं। यह लड़ाई हमारी और आपकी है। तो मैं सोचता हूं कि इस आजादी के 75 साल में क्या हुआ, और मैं अपने विषय पर बात करते हुए मानवर कांशीराम को याद करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध ने एक बराबरी की बात की, और आज भी मैं क्यों प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों का नाम लेने की बात ही नहीं, और नाम लेकर केवल इशारा कर रहा हूं उस वैचारिक संघर्ष का। दुनिया में जाएंगे तो कहेंगे कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आएंगे तो बुद्ध के खिलाफ दिन रात युद्ध छेड़े हुए हैं। हमें उस सच को भी तो बोलना होगा। आपके विचारों, आपके ख्यालों में इस तरह की चीजें तो होंगी ना। बुद्ध क्यों याद आते हैं विदेश में जाकर? क्योंकि बुद्ध मानवता का बात करने वाले, सबकी बराबरी की बात करने वाले, इंसान को इंसान के बराबर समझने वाले, दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, दुनिया की सबसे प्राथमिक पहली मशाल ज्ञान की रोशनी की तरह हैं। और उनका दिया हुआ यह शब्द है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिन्हें मानवर कांशीराम ने इस देश की सियासत में एक नारा बनाकर रख दिया। इसलिए मैं सबसे पहले तथागत बुद्ध को याद करता हूं। बुद्ध मेरे लिए विचार का नाम है, बुद्ध मेरे लिए दर्शन है, बुद्ध मेरे लिए ताकत है, ऊर्जा है। जब जब कोई झूठ बोलता है मुझे सच बोलने वाले बुद्ध याद आते हैं, और इसलिए याद आते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध से जब उनके लोगों ने पूछा कि सच क्या है, तो तथागत बुद्ध ने कहा वो आप सब जानते हैं कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, सच वह मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए बुद्ध मेरी सबसे वैचारिक रोशनी है, और इसलिए मैं बुद्ध को याद करता हूं। और उस शब्द को आजादी के समय कैसे बाहर एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की गई, तब मैं सोचता हूं कि वो वैचारिक मशाल बुद्ध के खिलाफ कौन खड़ा था। ये इतिहास हम सब जानते हैं। किसने बुद्ध की किताबों को, उनके विचारों को, उनके मानने वाले लोगों को तलवार से मिटाने की कोशिश की? वो कौन लोग थे? किसने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा था? और उसके बाद वो कारवां दबा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, और फिर इस देश में एक आंदोलन का रूप लेता है, संतों का आंदोलन। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और मैं अपने पूरे इतिहास को देख रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद के 75 साल के भारत को आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल जिनका शासन है वो इतिहास बदल रहे हैं भाई, सिलेबस बदल रहे हैं। इंदू मैडम भी
अकादमिक इंस्टीट्यूशन से हैं वो खूब अच्छे से जानती हैं कैसे उनको वहां भी लड़ना पड़ रहा है, बाहर भी लड़ना पड़ रहा है। सिलेबस बदलने वाले क्या कर रहे हैं, आपके सिलेबस में बदल रहे हैं। अभी सिनेमा बना है ना, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में मार दिया और इतिहास बता रहा है कि मोहम्मद गोरी पहले मरा, पृथ्वीराज चौहान बाद में मरा। इनका फिल्म बता रहा है कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और मोहम्मद गोरी मार दिया गया। मोहम्मद गोरी का निधन हो रहा 1205-6 में, और तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध में 1191-92 के कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। इतिहास में अब क्या पढ़ाया जाएगा, कोई सिनेमा बन जाएगा तो उस इतिहास मान लिया जाएगा। और वो सिनेमा बनाने वाला एक्टर कौन है जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है? आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? जो देश में लोगों को काटने वाले विचारों को मानने वाले लोग हों, उनसे यह सवाल न पूछा जाए कि आप इंसान को इंसान से क्यों लड़ा रहे हैं, वो लोग झूठ बोल करके आपके बच्चों को इतिहास गलत पढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, उसका असर देखिएगा। तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाने वाले लोग कौन थे? ये बात आप जानते हैं कि जिन्हें वो मिटा नहीं सके उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके पूजने की काम करते हैं। लेकिन हमने ब्राह्मणवादियों का यह षड्यंत्र कबूल नहीं किया। हमने कहा तुम गलत व्याख्या कर रहे हो। हम को जो तथागत बुद्ध किसी भगवान ईश्वर आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं थे, उसे तुम ईश्वर भी बना दोगे तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बुद्ध हमारे लिए विचार का नाम है। और उस विचार को आगे बढ़ाया संतों के आंदोलन में, जिसके सबसे मजबूत मशाल, सबसे ताकतवर रोशनी कबीर साहब के थी। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। मैं उस वैचारिक मशाल को आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे बुनियादी नींव की ईंट मानता हूं जिस पर यह मुल्क खड़ा हुआ था, और वो थे कबीर। बाबा साहब ने अपने 3 गुरु बनाए। और दिलचस्प बात यह है, मानवर कांशीराम पर बात करने के लिए आपने एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को याद किया है, तो मैं इस मंच का इस्तेमाल वो पैगाम देने के लिए करूंगा, क्योंकि आज ये बताना जरूरी है। बाबा साहब को दलितों का नेता किसने बनाया? आजादी के बाद इस देश में पहली कोशिश यह की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को कोई जान न पाए, पढ़ न पाए। इस देश के किसी भी लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की किताब नहीं थी, उनका समग्र प्रकाशन नहीं प्रकाशित था। और जब डॉक्टर अंबेडकर को बुलंदी से खड़ा करने की कोशिश की गई, समाजवादी आंदोलन और बहुजन आंदोलन ने इतनी मजबूती लाई कि 1990 के आसपास किताबें पब्लिश होना शुरू हुआ। बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया और उनके जयंती के समय छुट्टी की घोषणा, और उसके बाद वो सारा काम करने वाले शख्स का नाम था। आजाद भारत में लोगों ने कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को मिट्टी के भीतर मिला दें। मान्यवर कांशीराम उस शख्स का नाम है जिसने वापस डॉक्टर अंबेडकर को पूरे भारत में गुलजार कर दिया। इसलिए मैं मान्यवर कांशीराम को याद करता हूं। और इन दोनों नायकों को, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो चाहे मान्यवर कांशीराम हो, इन दोनों को जब वो मिटा नहीं सके तो उन्होंने कोशिश की कि इनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कौन? दलितों के नेता। मान्यवर कांशीराम किसके नेता? दलितों के नेता। तब मुझे याद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। 3 गुरु बनाए, जीते जी गुरुओं का सौगात और सोहबत नहीं मिली। अभी इंदू जी कह रही थी, और मुझे भी यह अफसोस होता है, काश हम डॉक्टर अंबेडकर को अपनी आंखों से देख पाए होते। काश हम मान्यवर कांशीराम को जब वो कलम उठाकर समझा रहे थे और जब कह रहे थे कि अगर बैलेट से वोट डालो, अगर जरूरत पड़े तो बुलेट का भी इस्तेमाल करने में पीछे न हटो, उस पूरे वंचित शोषित जमात के लोगों के बीच जब वो ऊर्जा भर रहे थे, काश हम उन्हें देख पाते, काश हम उनके संघर्षों को देख पाते, काश हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देख पाते, काश हम छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, काश हम सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को, अब्दुल कयूम अंसारी को, काश हम मंडल को देख पाते। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया था।
हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि उन्होंने कितना संघर्ष करके वो जमीन बनाई जिस पर हम जैसे लोग खड़े होकर आज उन सामंती, जातिवादी, मनुवादी और पाखंडियों की आंख में आंख डाल करके कहते हैं कि हम बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस हैं और हम तुमसे डरने वाले नहीं। एक दिन आएगा हम इस मुल्क को भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाला मुल्क बनाएंगे। ये सारी हिम्मत, ये हौसला, ये जगह हमें उनके संघर्षों से मिले और नई पीढ़ी के नौजवानों को ये संघर्ष और इतिहास पढ़ने से दूर किया जा रहा है। इसलिए जो सबसे पहली बात मैं कहने आया हूं वो इतिहास को जानने की है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो आप कि 3 गुरुओं में से उन्होंने जब अपना पहला गुरु बनाया तथागत बुद्ध, दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर और तीसरा गुरु बनाया महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इन तीनों में से कोई दलित नहीं था और डॉक्टर अंबेडकर को आपने दलितों का नेता बना रहे। ये बात हमें इस देश के कोने कोने में कहनी होगी। कबीर साहब ने जब लिखा कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब पर कड़ा प्रहार करने वाले कबीर साहब को कितना सिलेबस में पढ़ाते हैं, कितना उन्होंने तथागत बुद्ध को पढ़ाया और कितना बाबा साहब के संघर्षों को पढ़ाया। सिलेबस बदल रहे हैं, उन्होंने सिलेबस में यह नहीं लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को मुक्ति और बराबरी की लड़ाई लड़ने का काम किया, मजदूरों और किसानों के लिए काम किया। वो फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज का दस्तूर उनके राजनीतिक वारिस, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के वारिस कांशीराम पर बात करने का है। इसलिए मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मजदूरों का नेता, किसानों का नेता, ओबीसी कम्युनिटी के लिए 340 अनुच्छेद लागू करने वाले और कैबिनेट से इस्तीफा देने में जो 3 शर्तें थी उसमें से एक शर्त हिंदू कोड बिल लागू न करने के बाद, दूसरा था ये जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाने की बात कही गई थी वो कमीशन न बनाए जाने के गुस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। इस मुल्क के ओबीसी को यह बात तो पढ़ने ही नहीं दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया था। और इसलिए मैं ये बात कहने आया हूं कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे वो आदिवासी की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो, चाहे श्रमिक और काम करने वाले लोगों की बात हो, चाहे नौकरी पेशा और महिलाओं की बात हो, इन सब को बराबरी का रास्ता दिखाने वाले एक विचारक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर और उसे वापस पूरे भारत को जगाने, समझाने का काम किया उस शख्स का नाम है मान्यवर कांशीराम। इसलिए दोनों में रिश्ता है और बहुजन परिषद ने उन दोनों को एक साथ खड़ा करके एक वैचारिक रिश्ता हमसे जोड़ने की मौका दिया है और उस मौके का लाभ मैं इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि बहुत बदलाव किया मान्यवर कांशीराम ने भी। मैं सोचता हूं, आप भी सोच कर देखिए, एक शख्स जो हमारी तरह, हमारे भी घर वाले हमसे कहते हैं कि बच्चा, जब मैं घर से इलाहाबाद गया तो हमारे घर वालों ने कहा देखो बाकी सब काम करना, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, नेतागिरी से दूर रहना। आप भी अपने घर वालों को ये कहते होंगे कि नेतागिरी से दूर रहो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आप हो रहे हैं कि नहीं शिकार? अरे भाई, आप राजनीति से दूर होते चले गए और इस देश में एक व्यक्ति जो 35 साल भीख मांग के काम किया, जिसने बचपन में एक मगरमच्छ पकड़ लिया था क्योंकि वो भगवा झंडे को लेके डुबा रहा था, वो भगवा झंडे को भी बचा रहा है, मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा के ले आ रहा है। 35 साल भीख मांग के काम किया, पता नहीं किस स्टेशन पर कब चाय बेची, पता नहीं क्या क्या किया और वह राजनीति करते करते इस देश का प्रधानमंत्री हो गया और पूरा देश बेच रहा है। और हमको आपको सिखाया जाता है भाई राजनीति से दूर रहो, तो ऐसे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे हम। ये सही है या गलत है? आपके सिलेबस कैसे बदले जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं। आपके हरियाणा की तरफ चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों में अब पाठ्यक्रम में बताया जाएगा कि एक बाल नरेंद्र का किस्सा है, वो कैसे कैसे बचपन में कितना संघर्ष किया, पढ़ाई की नहीं फिर भी डिग्री एमए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आ गई। भाई आप पढ़ाई, स्कूल गए नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसको चाय बेचते किसी ने नहीं देखा और उस पर भी उनके भक्त मान लेते हैं कि चाय बेचा होगा, और जब पूरा देश बेच रहा है इस पर वो कह रहे हैं कि कहां देश बेच रहा है। हमें यह सवाल समझाने की जरूरत, और इसलिए मैं कह रहा हूं उसका कैसा महिमागान किया गया। और मैं एक दूसरे शख्स का किस्सा आपके सामने कह रहा हूं। बचपन में पढ़ाई हुई, नौकरी मिली और नौकरी मिल करके डीआरडीओ में आकर के नौकरी करने गए। नौकरी करने के समय अपने आसपास देख रहे थे, नजर थी। मान्यवर कांशीराम तो उस समय पैदा हो गए थे जब बाबा साहब थे।
लेकिन एक गैप समझने में और वहां पर आया कि बाबा साहब की जयंती, और फिर वहां पर ये सारा इतिहास आप लोग जानते होंगे, मैं केवल इशारा कर रहा हूं। बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी मांगना, उच्च वर्ग के अधिकारियों का छुट्टी देने से मना करना, वहां लड़ाई लड़ना, और वहां से दीना भाना जी और खापड़े साहब के साथ मानवर कांशीराम ने जब लड़ाई लड़नी शुरू की, वहां से खापड़े साहब ने जाति का विनाश किताब दिया, उस समय वो किताब पढ़ना, उसके बाद वो बदलाव उनके जीवन में महसूस होना, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, नौकरी छोड़ देना, और वहां से बाबा साहब की बनाई हुई तमाम संगठनों में जुड़ना। अब यहां से मैं एक इशारा कर रहा हूं, देखिएगा, बाबा साहब की बनाई पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना, संगठन का काम करना, और वहां ये देखना कि यहां तो स्थिति बहुत बुरी है। भाई दयानंद जी कह रहे थे कि बड़ा संगठन में जोड़ने की जरूरत है। बाबा साहब का बनाया संगठन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बाद सिद्धार्थ कॉलेज, उसके बाद ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाम सेफ मानवर कांशीराम ने बनाया, टुकड़े पे टुकड़े होते चले गए। अब इसका विश्लेषण आप लोग करेंगे, क्योंकि तुलना जरूरी है। 1925 का इनका नागपुर का संगठन एकजुट रहा और देश को तोड़ता रहा। हम देश को टूटता हुआ देखकर खुद भी टूटते चले गए। तो काम करने की कोशिश है, और ये झेलना तो मानवर कांशीराम साहब को भी पड़ा। और हमारे पूर्व की वक्ता महोदया ने बिल्कुल वो इशारा कर दिया था, नाराज तो भाई थे ना महाराष्ट्र से। और क्यों सफल हुआ मानवर कांशीराम का आंदोलन? इवन पंजाब में भी उतना सफल नहीं हुआ जितना उत्तर भारत में हुआ। और इस समय इस देश में, मेरे विषय पे आपने लिखा है ना कि 75 साल के आजाद भारत में हम संविधान को कितना हासिल कर पाए हैं। मैं एक पंक्ति में बताता हूं कि संविधान ने क्या किया। जिस मुल्क में यह बात कही गई कि तुम्हारी जाति, तुम इस जाति में पैदा हो तो गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधना होगा, तुम इस जाति में पैदा हो तो आज भी घोड़ी चढ़ नहीं सकते, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो तुम्हारे हाथ का बना खाना स्कूल के बच्चे खाने से मना कर देंगे, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो तुम्हारी लड़कियों के साथ हाथरस जैसा कांड होगा और न्याय नहीं मिलेगा, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो रोहित वेमुला और पायल तड़वी से लेकर के दर्शन सोलंकी तक के लोगों की सांस्थानिक हत्या होगी, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो मटका छू लेने से मारे जाओगे, तुम्हें मनुष्य नहीं समझा जाएगा। और ऐसे देश में भारत का संविधान बना, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने वाले मानवर कांशीराम आए और उस संविधान ने इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर सबसे निचली पायदान से उठा करके एक दलित महिला को उस सूबे का मुखिया बना दिया। अगर भारत का संविधान न होता तो यह काम कभी नहीं होता। और यह है आजाद भारत में संविधान की अहमियत। उस उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया, यह मानवर कांशीराम ने किया था। बहुत लोगों को बहुत पीड़ा हुई, जो पैरों पर थे वो सर पर चढ़ गए। और इसीलिए अभी जो कलम वाली बात कही गई थी उसमें मान्यवर साहब ने कैप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे हो, सबसे नीचे ये सारे 85% हैं और कोई ऊपर से आके बैठ गया है। और तब उन्होंने नौकरी छोड़ी, संगठन ज्वाइन किया, उन संगठनों में काम करना शुरू किया, खफा हुए, उनके लोगों से उनको धोखा दिलवाया गया। उसके बाद वापस वो मिशन मूवमेंट में 7 प्रतिज्ञा की बात हो गई। घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, विवाह नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा किया, कोई धन संपत्ति नहीं जुटाई और सब कुछ करके उन्होंने इस देश का मुस्तकबिल बदलने की कोशिश कर दी। और ऐसे शख्स को जब कोई चीज साथ में नहीं थी, दुनिया उनके साथ खड़ी थी, क्या पलक पावड़े बिछा करके कि आइए मान्यवर साहब हम आपका साथ दे रहे हैं। लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, उन्हें CIA का एजेंट कहा जा रहा था, उन्हें तमाम दक्षिणपंथी संगठनों का एजेंट कहा गया और उनके लिए बहुत कुछ लिखा गया। मुझे किस्सा याद आ रहा है अमरावती के लोगों, आप याद करिए मानवर कांशीराम की जीवनी, उसमें यह किस्सा दर्ज है। एक बार शायद पंजाब या हरियाणा का कोई गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस, वहां मानवर कांशीराम एक रात सो रहे थे और अचानक उठ करके बारामदे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनके आसपास के लोग पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों आप ऐसे एकदम बेचैन होकर के दरवाजे की तरफ दौड़े और बालकनी में आप देख रहे हैं, इधर क्या देखना चाहते हैं। वहां मान्यवर कांशीराम ने किस्सा सुनाया था कि हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे पिता बेगार का काम किया करते थे। आप समझिए कि भारत में संविधान लागू नहीं था तो यह भारत कैसा था। और बेगार का काम करने का मतलब यह था कि आपको
गुलामी करनी है कुछ चंद लोगों की जो बड़े पूंजीपति उस समय के थे, तो वो उनकी मां ने कहा कि ये खाना दे आओ उनको। जब वो खाना लेके जाते हैं तो भयानक गर्मी का वक्त है और उनके पिता बारामदे में एक डोरी बंधी हुई है जिससे पंखा चलाया जाता था। उस समय बिजली नहीं थी, उस डोरी को तेजी से खींच रहे हैं और अंदर कुछ साहब लोग बैठे हैं जो लेटे हुए हैं। मान्यवर साहब कहते हैं कि मैं वो दृश्य देख करके चौंक गया। मैंने अपने पिता से पूछा कि आप दूसरों के लिए पंखा झल रहे और आप अपने इतने पसीने में लथपथ। पिता ने कहा कि हम बेगारी कर रहे हैं इन बड़े लोगों की। और मान्यवर साहब मना किए कि आप ये पंखा मत झलिए, हमें खराब लग रहा है। उनके पिता ने कहा भी तुम समझोगे नहीं, हम जहां हैं वहां हमें ये मजबूरी में करना पड़ेगा। उसी गेस्ट हाउस में सालों बाद जब मान्यवर कांशीराम इस मुल्क के बड़े सियासतदान हुए, सरकारी पैसे से जब वो सांसद थे, उसी गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए जब रुका गया तो अचानक उन्होंने कहा कि मैंने आधी रात में देखा कि मेरे पिता शायद इसी गेस्ट हाउस में फिर से किसी बड़े सामंती का पंखा झल रहे, बेगार कर रहे हैं। मैं अचानक दौड़ के आया और यहां खड़ा हो गया। मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां एक इंसान किसी इंसान का जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बेगार करने के लिए मजबूर ना हो। उस कांशीराम को मैं याद करने के लिए यहां खड़ा हूं और इसलिए बधाई दे रहा हूं कांशीराम ट्रस्ट के लोगों को कि आपने हमें यह मौका दिया है कि हम उन्हें आज के भारत को लोगों को समझाएं कि कितनी मुश्किल से वो कारवां यहां तक पहुंचा है। बहुत कुछ कुर्बान किया गया, बहुत सारी चीजें छोड़ी गई और बहुत सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़ी गई। मानवर कांशीराम मेरे लिए एक ऐसे शख्स हैं और जिन्होंने नेता पैदा किए। मैं सबसे बड़ी बात उनकी देखता हूं, एक तो विचार। उन्होंने, जैसे हम लोग समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि देखते हैं उत्तर भारत में, अगर समाजवादी आंदोलन मजबूत न रहता तो बहुजन आंदोलन इतनी तेजी से मजबूत न होता। और आज भी उत्तर भारत में ढंग से 2017 के पहले इनकी सरकारें नहीं आई थी। मैं एक इतिहास को आपको रूबरू कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। उस समाजवादी आंदोलन में एक नारा था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस समय समाजवादी आंदोलन में पिछड़े तबके में वो सबको शामिल करते, कहते थे कि ये 100 में 60 हो। उसके आगे उस नारे को बढ़ाया बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने शोषित समाज दल करके कि 100 में 90 शोषित हैं। अब ये एक वैचारिक यात्रा है जो कबीर साहब से आगे बढ़े थे। महात्मा फूले पेरियार और बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए जब उत्तर भारत में पहुंचती है, ओबीसी समाज के लोगों को भी उनका इतिहास जानना चाहिए। महात्मा फूले किस समाज के थे और महात्मा फूले के साथ भी वो किस्सा मैं बार बार कोट करता हूं, वो किस्सा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में जा रहे हैं, मित्र तो मित्र समझा, अचानक कुछ लोगों की नजर पड़ी कि अरे भाई ये शूद्र कैसे इस शादी में आ रहा है, और उसे किनारे कर दिया, बारात से भगा दिया। वापस लौटकर अपने पिता के पास आकर किस्सा सुनाते हैं कि मेरे सबसे प्रिय मित्र की शादी से भगा दिया मुझे, बेइज्जत अपमानित करके। पिता चूंकि धार्मिक व्यक्ति थे, वो सो कॉल्ड हिंदू थे पिताजी, और उन्होंने कहा कि शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि तुम शूद्र हो। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं शूद्र हूं हमको क्यों हिंदू समझ रहे थे। और तब महात्मा फूले ने वो गुलामगिरी लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा। उस वैचारिक क्रांति की जमीन पर हम खड़े हैं। वो महात्मा फूले, और उस वैचारिक आंदोलन को ओबीसी तक जाने नहीं दिया गया। महात्मा शाहू जी, छत्रपति शाहू जी महाराज और उनके आंदोलन को 1920-30 के आसपास बिहार में ओबीसी समाज के बीच एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसका नाम था त्रिवेणी संघ। मध्य भारत के लोगों, आप समझिए कि हमारा आपका रिश्ता क्या है। उस त्रिवेणी संघ में एक नारा दिया जो बाद में जगदेव बाबू अर्जक संघ के नारे के साथ जुड़ता है, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, और ब्राह्मण और भंगी एक समान। ये उनका नारा था। कुछ शब्दों से हम उससे असहमत होते हैं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। ये नारा कैसे जगदेव बाबू के यहां आते हुए, रामस्वरूप वर्मा के आते हुए आगे बढ़ा कि 100 में 90 शोषित हैं,
जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। और उसके बाद ये नारा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उस पूरे नारे की लड़ाई आगे कैसी बढ़ी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और उस पूरे बदलाव की यात्रा को, पूरे भारत को इन सारे नायकों से परिचित कराने वाले 1970, 80 और 90 के दशक में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मान्यवर कांशीराम। बाबा साहब से आगे बढ़ करके उन्होंने इन नायकों को घर घर पहुंचाया, इसलिए मैं उनके दम पर बोल रहा हूं। मान्यवर कांशीराम की सबसे बड़ी देन, उन्होंने नेता पैदा किए, उन्होंने नायकों को घर घर पहुंचाया। और इसलिए वो सांस्कृतिक आंदोलन, आजाद भारत का इतिहास यहां है। उस आजाद भारत के इतिहास में मान्यवर कांशीराम ने यह देखा कि जिनकी आबादी सबसे ज्यादा, वो गुलामों का जीवन जीने पर मजबूर है। कहां गया बाबा साहब के सपनों का भारत? बाबा साहब के सपनों के भारत को तो मिटा दिया जा रहा था, और उनकी किताबें नहीं, उनके विचार नहीं। तब मान्यवर कांशीराम ने अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील साइकिल पर रख करके अंबेडकर मेला, पेरियार मेला पूरे उत्तर भारत में उन्होंने लगाया। उनकी किताबें घर घर पहुंचाई, उनके नायकों को पहुंचाया, अर्जक संघ से लेकर के त्रिवेणी संघ के नायकों को पहुंचाया, ज्योतिबा फुले से लेकर के तमाम लोगों को घर घर पहुंचाया। और आज मैं एक बात गर्व से कहता हूं, मैं जब आजमगढ़ से चलता हूं, लखनऊ की गलियों से गुजरता हूं, और वहां से होते हुए दिल्ली जाने के लिए जब गौतम बुद्ध नगर को क्रॉस करता हूं, तो जाने कितनी जगहों पर इन बहुजन नायकों की मूर्तियां और तस्वीरें, उनकी आकृतियां हमें हिम्मत देने के लिए खड़ी हैं कि सामंतवाद, मनुवाद, जातिवाद के गढ़ पर छाती पर चढ़ करके जिन्होंने अपने आइकॉन को स्थापित किया, मान्यवर कांशीराम न होते तो उत्तर भारत में यह परिवर्तन कभी नहीं हो पाता। और इसलिए मैं उसे सेलिब्रेट करता हूं। और आज भी वो मूर्तियां, हम जानते हैं कि हम मूर्तियों की बात नहीं करते। हम जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में मत, किताबों में ढूंढना। हम जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप साहब उत्तर भारत में आकर देखिए, और मैं मानता हूं कि इंदू जी इस बात से सहमत होंगी, जहां लोगों को इंसान ही नहीं समझा गया, उनके विचारकों को खत्म कर दिया गया, उन मूर्तियों ने करोड़ों करोड़ लोगों की आंखों में रोशनी दी, सीने में हिम्मत दी कि जिसने इस भारत का मुस्तकबिल बदल दिया वो हमारा नायक डॉक्टर अंबेडकर था। और उन मूर्तियों ने उत्तर भारत को बदल कर रख दिया। इसलिए मैं उसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं। अब हमें उसको आगे ले जाना है समाज को। अब उन मूर्तियों से डॉक्टर अंबेडकर को निकालकर किताबों तक ले जाना है। और इसलिए हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी रात के अंधेरे में हमारे पुरखों की मूर्तियां तोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उनकी मूर्तियों से भी डर जाते हैं। तोड़ी गई ना मूर्ति, तोड़ी गई ना उनकी मूर्तियां, और आज वो मूर्तियां तोड़ते रहे, वो घोड़ी पर चढ़ने से रोकते रहे, वो लोगों को वोट डालने नहीं देते थे। साहब उत्तर भारत में तो बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने क्या था उनके पास? मैं एक फर्क बता रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम में, और समझिए यहां से मान्यवर कांशीराम होने का मतलब। जिस दौर में इस देश के सबसे बड़े नेता लोग ये कहते थे कि भारत गरीबों का देश है, हम एक कपड़ा पहनेंगे, उस समय डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमारे पुरखों को पूरा तन ढकने का कपड़ा ही नहीं मिला, इसलिए हम शान और शौकत से सूट बूट पहनेंगे। सूट बूट चुनना एक पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल रिवॉल्यूशन का काम था डॉक्टर अंबेडकर का। मान्यवर कांशीराम ने वापस किया, उन्होंने एक शर्ट और एक पैंट में अपनी छवि जननायक की बनाई। किताबें पढ़ी, मान्यवर कांशीराम कहते थे डॉक्टर अंबेडकर ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा। मान्यवर कांशीराम कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने
दुनिया भर का ज्ञान हासिल किया। मैंने भारत के लोगों को घूम घूम करके उनकी आंखों से उनके दर्द का ज्ञान हासिल किया है। मान्यवर कांशीराम कहते थे डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जाति खत्म हो। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि उनके चाहने से जाति खत्म नहीं हुई, अब मैं इन सारी जातियों को मजबूत करूंगा, हर जाति के बीच से लीडर पैदा करूंगा और जाति मजबूत होगी। अभी उन्होंने कहा इंदु जी ने कि पहले मान्यवर कांशीराम इसको उलटना चाहते थे, तब बराबर करना चाहते थे, और तब मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया जाति तोड़ो समाज जोड़ो। एक दार्शनिक विचारक है मेरे लिए मान्यवर कांशीराम, और उस विचारक में मैं क्यों याद करता हूं, क्योंकि जो अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ से बहुजन आंदोलन चल रहा था, जो सूत्र बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपस में मिलकर काम करना चाह रहे थे, वो काम मान्यवर कांशीराम ने DS4 के जरिए किया। और क्या रेडिकल मूवमेंट था साहब, आजकल बोलने में भी डर लगता है। मैं अगर उत्तर प्रदेश में होता तो शायद डर जाता, महाराष्ट्र में हूं, अभी यहां बुलडोजर तो नहीं चल रहा ना भाई, वहां तो क्या क्या हो रहा है, केस मुकदमा कर रहे। मैं यहां पे याद करूंगा अपना इतिहास कि ठाकुर बाबन बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, और वो एक नारा जिसने कहा कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मान्यवर कांशीराम जब सभाओं में जाते थे तो पहला ही वाक्य कभी कभी बोल देते थे, भाई इसमें अगर कोई वो हो जो मुखत से जाते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय हो तो मेरी सभा से उठकर चला जाए, वरना मैं ऐसी बात कहूंगा कि उसे जाने को मजबूर होना पड़ेगा। इतना रेडिकल मूवमेंट था वो, और उस रेडिकल मूवमेंट को चलाने वाले मान्यवर कांशीराम ने 85% बहुजन की बात की। इसलिए मैं यहां खड़े होकर इस मुल्क के तमाम आम आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे लिए कांशीराम का को याद करने का यहां मकसद केवल यह नहीं है कि कांशीराम महान थे, मैं उनका गुणगान करूं। अरे भाई वो महान थे, हैं और रहेंगे, मेरे कहने न कहने से नहीं होगा। मुझे एक पैगाम अपने आवाम को देना है कि आज कुछ लोग इस मुल्क में हमें हिंदू बनाने के नाम पर, हमारे जाति के नाम पर आपस में लड़वा रहे, और ऊपर से चुनाव आता है तो हिंदू बना लेते। हमारे नौजवानों को मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में लगा रहे, हमारे OBC समाज के लोगों को यह समझा रहे कि भाई दलितों से तुम्हारा रिश्ता क्या है, शेड्यूल कास्ट से रिश्ता क्या, शेड्यूल ट्राइब को अलग भड़का रहे कि ये वनवासी हैं। तब मैं जब कांशीराम को याद कर रहा हूं, मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा हूं, तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा देने के समय OBC कमीशन की न गठित किए जाने की नाराजगी हासिल की थी, वैसे ही मान्यवर कांशीराम ने अपने चमचा युग किताब में लिखा है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अन्याय तो OBC के साथ हुआ। शेड्यूल कास्ट के लोग तो अपने नायकों को जाने समझे, उनके साथ इतना अपमान हुआ था कि उन्होंने अंबेडकर, कांशीराम और तमाम लोगों को अपने दिलों में बैठाया। OBC को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और उस कंफ्यूजन पर मैं बात करने आया हूं। मेरे लिए कांशीराम को याद करने का मतलब यह है कि उन्होंने जब चमचों की बात कही तो मुझे मेरा एक बड़ा प्रिय वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। अब इस वाक्य को समझिए, और आज 2023 के भारत में मैं एक वाक्य कह रहा हूं, 2025 के सामने जो चुनौती है इस मुल्क की, संविधान को तबाह करके इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम ले रहे हैं लोग, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं लोग, जातियों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। हमारे भारत में जो आजादी के बाद संविधान से आपको आरक्षण मिला था उसको तबाह किया जा चुका है। सारी सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा को तो प्राइवेट हाथों में बेच चुके हैं। और तब मैं याद कर रहा हूं कि राष्ट्रपति बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं इस देश और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के लोग कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। हमने कहा कि तुमसे किसने उनकी जाति पूछी थी? राष्ट्रपति की जाति किसने बताई? उन्होंने बताई। अभी राष्ट्रपति बनाया तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहली बार आजाद भारत में हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। ऐसी पार्टी जिसका एक नेता जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री था कभी नहीं बोला कि मैं OBC मां का बेटा हूं। जब 2013 में उसे चुनाव लेना था, वोट लेना था, तो वो इस देश को कहता है कि मैं OBC मां का बेटा हूं। तुमसे जाति किसने बताई? और जो जाति के खात्मे की बात करे, जो जाति के नाम पर बराबरी की बात करे, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम और हम जैसे लोगों को ये सारे लोग कहते हैं कि ये जातिवादी लोग हैं। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हनुमान की जाति बताई थी कि नहीं बताई थी? हनुमान की जाति आपको कब पता चली? किसी ने बताई थी क्या? और ये जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना बैठा है उसने बताई कि हनुमान की जाति है? उसने बताया कि मैं योगी हो गया हूं।
अब मैं बोल ही देता हूं महाराष्ट्र से, कबीर को याद करते हुए बोल रहा हूं, अपनी बात तो बोल नहीं रहा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैं बिना बिना किसी का नाम लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं और यह पैगाम मैं जानता हूं वहां तक जाएगा। आसन छोड़ मंदिर में बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुड़वा मुनाए और जटवा बढ़ाए और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया है। हमारा पुरखा कबीर लिखता है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन नाई। ये सारे लोग कौन बैठे हैं? जो कोई साधु बन गया, कोई महात्मा बन गया, और दिन रात केवल इस मुल्क के 90% बहुजन आवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी मैंने कहा एक नारा ना कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। कांशीराम को मानने वाले लोगों, मानवर कांशीराम ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, नारा दिया था। उत्तर भारत में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और उसके पहले से लेकर उस समय तक एक नियम बना दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लैंड मिलेगी, सरकारी जमीन मिलेगी, और वो उसे तब तक नहीं बेच सकते जब तक डीएम की परमिशन ना हो, क्योंकि जिन्हें वोट ही नहीं डालने देते थे उनको जमीन रखने का हक देते क्या? वो सारे लोग उनकी जमीन हड़प लेते थे, कब्जा कर लेते थे। बड़ी मुश्किल से एक आपको नियम मिला कि अब आपकी जमीन कोई खरीद नहीं सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता। इस समय राम राज्य वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बदल दिया है कि अब डीएम की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 5 किलो अनाज, 500 रुपया, एक दारू की बोतल और उनके नाम अपनी जमीन अपने नाम लिखवा लो। आपके हक जो संघर्षों से हासिल हुए थे छीनने का काम कौन कर रहा है? राम राज्य वाली सरकार कर रही कि नहीं? मानवर कांशीराम को याद करना, क्या यह याद करना नहीं है कि आजादी के 75 साल बाद संविधान से जो हमें हासिल हुआ था वो एक एक करके छीना जा रहा है? लड़ाई लड़ेंगे कहां पर आखिर? मैंने पहले ही बात कही, शिक्षा आपके हाथ से छीन ली गई है। आप माने न माने, कुछ दिन बाद उसका असर दिखेगा। वो कैसे छीनी गई? वो शिक्षा सिलेबस बदल दिया। सिलेबस में केवल और केवल अंधविश्वास और पाखंड पढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान लाया है कि सरकारी पैसे से हर जिले पर अखंड रामायण का पाठ होगा। और इस देश में उसी रामचरितमानस में जब यह सवाल पूछा गया कि जे बरनादम तेल कुम्हारा सुपचकरात कोल कलवारा और पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, और ये सारी दोहे चौपाइयां जो लिखी गई हैं ये इन जातियों का अपमान करते हुए लिखी गई हैं। तो ये सवाल पूछने वालों को कहा गया कि नहीं कि वो हिंदू विरोधी हैं? अरे भाई, तुम्हारा हिंदूपन हमारी जाति को गाली देकर होता है क्या? और ये सवाल पूछ दिया तो सबके ऊपर केस मुकदमा हुआ ना। सरकार आप चुनते हैं मंदिर मस्जिद और धर्म का काम करने के लिए, या सरकार आप चुनते हैं शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए? ये काम करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हर जिले को हम लाखों रुपए देंगे कि वो अखंड रामायण का पाठ कराएगी। बताइए, आपके सपनों का भारत बन रहा है क्या? ये डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के सपनों का भारत बन रहा है क्या? हमारे आंख के सामने से संविधान से जो हासिल हुआ था वो सब तबाह कर दिया गया है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं आपसे। अब शिक्षा केवल उसी के बच्चे को मिलेगी जिसके जेब में पैसा होगा। सरकारी स्कूल बर्बाद, 40% एजुकेशन ऑनलाइन मोड पर है। यह है राम राज्य क्या? जी हां साहब, यही है मनुस्मृति का राम राज्य। शूद्र पढ़ेगा नहीं। मैं मिथकों को नहीं मानता, लेकिन वो मिथकों को पूजते हैं तो हम काउंटर नैरेटिव में मिथकों से सवाल पूछते हैं। अगर इस देश में जब तक द्रोणाचार्य जिंदा रहेगा तब तक हम पूछेंगे कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था। जब तक इस देश में राम के नाम पर सियासत होगी तब तक हम पूछेंगे कि तुम्हारे ग्रंथों में शंभू का गला क्यों काटा गया था। जब तक इस देश में सांस्कृतिक इतिहास को बनाया जाएगा तब तब हम पूछेंगे कि तुम्हारी मनुस्मृति क्यों कहती है कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। शिक्षा से वंचित शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। लाओ, अब नए रूप में मनुस्मृति लागू हो गई, संविधान लागू है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दो कि शूद्रों और जो है महिलाओं के वहां पर पढ़ने का मौका ही खत्म हो जाए। बताइए, ये गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आपके जिले के सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं कि नहीं? आपके जिले के डिग्री कॉलेज बर्बाद हो चुके हैं कि नहीं? जो नहीं बर्बाद हुए उसके लिए बर्बाद कैसे किया गया है? आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क में क्या नियम बनाया?
तो इस समय इस देश में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगले 15 से 20 साल में उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत घटाकर 15,000 कर दिया जाएगा। यह है राम राज्य। इस देश में नई शिक्षा नीति कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नारा यह दिया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब हाथरस की बेटी को आधी रात को पेट्रोल डाल करके जला रहे थे, किसी हिंदूवादी संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। कहां गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आज CUET है। मैं एक और बात आपसे कह रहा हूं, CUET का मतलब समझते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको टेस्ट देना होगा 45 के अंदर विश्वविद्यालय में पढ़ने का, और लेटेस्ट डेटा यह कहता है कि 80% तक जो लड़कियों के एडमिशन होते थे वो गिर गए। यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ने सबसे पहले किसको बाहर किया एजुकेशन सिस्टम से? लड़कियों को। सबसे पहले बाहर किसको किया? SC ST OBC के घरों से आने वाले फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चों को। शिक्षा खत्म। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क ने आपके हाथ से आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली। नंबर 1 हासिल हुआ था हमें शिक्षा, इसलिए शिक्षा थी तो शेरनी के दूध की तरह हम आंख में आंख डाल करके पूछते थे, बताओ फकीर, तुमने नारा दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। अगर मैडम बुलेट ट्रेन चली होती तो हम लोग हवाई जहाज की बजाय दिल्ली से अमरावती बुलेट ट्रेन पर बैठ के आ जाते। मैंने आज रात में ख्वाब देखा कि मैं बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आया हूं, उसमें पिछली बोगी में 2 करोड़ नौकरियां भी थी, उसमें 15-15 लाख रुपया भी था, कुछ स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव भी था, नोटबंदी के फायदे गिनाने वाली फाइल भी थी, GST को कैसे देश में क्रांतिकारी बनाया गया उसके दस्तावेज भी थे, तमाम कागज का वो सारी चीजें थी। पिछली बोगी में काला धन भी था, और यहां नागपुर तक आते आते पता नहीं वो ट्रेन नागपुर के किसी मुख्यालय में चली गई क्या, जो राजनीतिक संगठन होने की बजाय सांस्कृतिक संगठन कहता है। न 2 करोड़ नौकरी, न रोजगार, न 15 लाख, न नोटबंदी का फायदा। फकीर क्या बोला था? 100 दिन मुझे दे दो मैं काला धन ले आऊंगा। आपको झूठ बोला कि नहीं बोला? 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाओगे आ जाऊंगा। आप चौराहा धो पोछ कर साफ करते रहे, फकीर आया ही नहीं। हमारा क्या है जी, मैं नारा दे रहा हूं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पहले रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, शिक्षा बेच दी, आपके बच्चों का रोजगार जहां रिजर्वेशन लागू था वो सारा रेलवे सबसे ज्यादा, बाबू जगजीवन राम तो उस समय थे जिन्होंने 4th ग्रेड के सबसे ज्यादा कर्मचारी भरे थे इस देश में, और उन सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया। बैंक बेच रहा है, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, और सब कुछ बेचने के बाद उसको आप क्या दोष दोगे? उसने पहले ही भाषण में बोल रखा है, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। सवाल तो हमसे और आपसे पूछा जाएगा, वो झोले में क्या क्या भर के ले जा रहा है? 75 साल में जो हमने हासिल किया था वो सब उस फकीर के झोले में चला गया है, जिसने अपने दोस्त अंबानी और अडानी को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बनाया और गैर बराबरी पैदा कर दी। मानवर कांशीराम, डॉक्टर अंबेडकर बराबरी का भारत बनाने वाला ख्वाब देखते थे। भारत का संविधान कहता है, समाजवादी आंदोलनों का नारा 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। और इस समय ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है अमरावती के लोगों, इस बात को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। इस मुल्क के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 50% लोगों के पास केवल 3% पूंजी है, और अगर उसको बढ़ा दें मानवर कांशीराम के बहुजन वाली टर्मिनोलॉजी में तो 90% आवाम 5% पर गुजारा करने को मजबूर है, और इस देश के 3 से 5% लोग पूरे देश के 90 से 95% शिक्षा, रोजगार, जमीन, पूंजी सब कुछ कब्जा कर लिए हैं, और हमारे आपके बच्चों के हाथ में 75 साल बाद कुछ भी बचेगा नहीं। मानवर कांशीराम कहते थे सामाजिक न्याय नहीं चाहिए मुझे। मानवर कांशीराम कहते थे न्याय तो मांगा जाता है, मुझे सामाजिक परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन का कारवां रुक गया। अफसोस बम सिर्फ टुकड़ों में बट गया। कुछ कड़वी बातें केवल इशारे में करूंगा, केवल इसलिए कि नागपुर करीब है। आप समझिए, इशारा समझिए। जो देश तोड़ रहा है वो एकजुट है। हम सब लोग क्यों बट गए?
मानवर कांशीराम ने अभी इंदु जी जब बोल रही थी, उन्होंने कहा ना कि 3743 ओबीसी की जातियां, 6743 सारी जातियां मिलकर के जाति नहीं जमात बनाने का काम उन्होंने किया था। ओबीसी, एससी, एसटी सबको जोड़ने, माइनॉरिटी को जोड़ने का काम किया था। और आज उनके सपनों के भारत में क्या है साहब? हमारे लोग हमारे अपने लोगों से डरते हैं और आलोचना करते हैं। अभी ये आयोजक लोग कह रहे थे कि भाई बड़ा माहौल खराब है, तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था सर। वो एक आदमी अपने बच्चे के साथ एक गधे को लेकर के कुछ सामान लेकर गांव से गुजर रहा था। गांव वाले बोले कि भाई ये जो है बड़ा मूर्ख आदमी है, गधा साथ में है फिर भी उस पर सामान नहीं लादा हुआ है, तो सामान रख दिया। फिर कुछ दूर गया, अगले गांव में बोले कि भाई बड़ा मूर्ख आदमी है, बच्चा पैदल, छोटा बच्चा पैदल चल रहा है, उसको जो है बाप को शर्म नहीं आ रही, बाप ने बच्चे को गधे की पीठ पर बिठा दिया। अगले गांव में गया, गांव वाले बोले बड़ा नालायक बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पर चल रहा है। उसने बेटे को उतार दिया, बाप बैठ गया। अगले गांव में गया, गांव वाले बोले कितना नालायक बाप है, बेटा पैदल चल रहा है। अगले गांव में जाते जाते तीनों बैठ गए गधे पर। गांव वाले बोल रहे हैं कैसे जालिम लोग हैं, गधे की जान ले लेंगे, तीनों बैठ गए उस पर। समाज है भाई, कुछ भी कहेगा। इस समाज का काम है कहना, हमारा काम है अपनी चीजों को जोड़ने की बात करना। हमारे पुरखों ने लोगों को जोड़ा था। हम कुछ उन कहने वालों पर बात, और आधा तो ये वो विपक्षी आपको समझाते हैं भाई ओबीसी वालों, ओबीसी में सबसे ज्यादा हक यादव, कुर्मी, कोयरी ने ले लिया। हम सब कहे हाँ यार ये सारे लोग हमारा हक ले लिए, अब हम ओबीसी छिटक जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोगों कहीं महारों ने ले लिया, कहीं जाटवों ने ले लिया, अब बाकी लोग नाराज हो गए। कोई आंकड़ा नहीं देता है। इसलिए इस देश के ओबीसी प्रधानमंत्री को अमरावती से मेरा एक कहना है, चलो मैं नहीं मानता कि तुम कितने बड़े ओबीसी प्रधानमंत्री हो, जब चुनाव आता है तो तुम्हें ओबीसी नजर आती है, और 8-9 साल हो गया तुम्हें प्रधानमंत्री रहते, तुमने आज तक मंडल कमीशन को लागू करने की बात छोड़ो, तुमने मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। वो मंडल कमीशन जिसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले नायक का नाम है मानवर कांशीराम, और नारा दिया था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम ने ओबीसी को जोड़ा था। मानवर कांशीराम ने चमचा युग में लिखा कि ओबीसी को कैसे जोड़ना है। इसलिए मुझे याद आता है, आइए एकजुटता की बात करें। कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे। वो क्या बोले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलकर काम करना चाहते थे, और बाद में चल करके जब इस मुल्क में आजाद भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने कहा कोई बड़ा छोटा नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। इस देश में जैसे ही मानवर कांशीराम एक नई परिभाषा दे रहा हूं, शायद आप लोग इससे सहमत होंगे, बड़ा शांति थी इस मुल्क में। लेकिन वही 1980 का दौर है जब इस मुल्क में पहली बार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बीच से लीडरशिप पैदा हो रही है। मानवर कांशीराम इस देश में लोगों को जगा रहे हैं। उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन, और वहां से कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बात बोल दूं, और हमारे लोग ओबीसी के लोगों को यह बात बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर ओबीसी जाति के थे, उनको गाली क्या दी गई पता है? उनको कहा गया कि कर कर्पूरी कर्पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। इसका मतलब समझे? वो नाई जाति से थे, वो बाल बनाते थे, उनको गाली दी गई कि तुम मुख्यमंत्री की गद्दी पर क्या बैठोगे। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो गंगा में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन, आवाज ठीक कर दीजिए जरा, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो तेल रिस गया पानी के जहाज से, आग लग गई। तो विवेकानंद झा नामक एक व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है तो गंगा में आग लगेगी नहीं तो क्या होगा। तब बीपी मंडल ने खड़े होकर कहा कि देखो गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है ना, अभी इस आग को मुझे और लगाना है। और उस आग को लगाने का काम किया था मानवर कांशीराम ने। वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से एसपीडीएम। मानवर कांशीराम इस नारे में है। एसपीडीएम बनाने का काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो कोई फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे थे। इस देश में हीरा चोर लंदन भाग गया, मौज मस्ती कर रहा है, और खीरे के आरोप में एक बूढ़ा व्यक्ति जो विदेश से भी ऑपरेशन करा के आया, लालू प्रसाद यादव, उस पे ईडी और सीबीआई का छापा मारा जा रहा है। ये संघी सबसे ज्यादा उससे डरते हैं, पहले कांशीराम से डरते थे और आज लालू प्रसाद यादव जैसे लोग से डरते हैं जो आरएसएस से कभी समझौता नहीं करते,
जो समझौता नहीं किया, उन लोगों ने मानवर कांशीराम को ऑफर दिया राष्ट्रपति बना देते हैं। मानवर कांशीराम ने कहा नहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति बनने पर क्या होता है 2017 में आपने देख लिया ना, थे ना राष्ट्रपति। मैं जानता हूं राष्ट्रपति होने पे कोई KR नारायणन भी होता है, जिसने हक से कहा, जितने SC ST विरोधी कानून आए थे उसको रोका KR नारायणन ने, लेकिन कुछ लोगों को केवल कुल्हाड़ी के बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तब मैं वो एक जुड़ने का सूत्र खोज रहा हूं SC ST OBC के लोगों। इस आजाद भारत में जैसे ही SC ST OBC की लीडरशिप डेवलप होती है, उस समय उन्होंने क्या किया, राम मंदिर आंदोलन, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाया। आगे आगे कौन गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और सबसे ज्यादा OBC। बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला कौन था? आपके गुजरात में जब गुजरात दंगा हुआ तो पोस्टर बॉय बनने वाला एक मोची था। उसके पहले जो बाबरी मस्जिद पर गया हथौड़ा चलाने, वो मथुरा का रहने वाला एक OBC था। और 10 साल बाद जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे आंदोलन से, दंगे से तुम्हें क्या हासिल हुआ, उन्होंने कहा हमारा परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया। और उस दंगे से, बाबरी मस्जिद विध्वंस से, गुजरात के दंगे से उन्होंने ये हासिल किया कि आज वो पूरे संविधान को खत्म करने के लिए सत्ता में बैठे हैं। हमारे लोगों ने क्या हासिल किया, केवल हम इस्तेमाल हुए। मैं याद कर रहा हूं अपने पुरखों का इतिहास। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस कांशीराम को मैं याद कर रहा हूं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर कर दिया था। और इसलिए मैं उन्हें याद करके ये बात कह रहा हूं, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस नारे को सारे लोगों ने कैसे, वो मंडल कमीशन को लागू कराने वाले कांशीराम, वो OBC को लीडरशिप पैदा करने वाले कांशीराम, वो ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन करने वाले कांशीराम आजाद भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए जाते जाते केवल एक गुजारिश, ये जो आजादी के 75 साल में हमें हासिल हुआ था वो शिक्षा थी। ये आजादी के 75 साल में जो हमें हासिल हुआ था वो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव था। अब कथावाचकों की फौज आ गई है। आपके महाराष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना है, लेकिन अभी वो इतनी कमजोर है, मैं मानता हूं कि कमजोर है। कोई यहां पर आकर आपके राज्य में, सोचिए डेमोक्रेसी कितना बची है। प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए हूं क्योंकि बाबा साहब ना होते तो मैं प्रधानमंत्री ना होता। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब की मूर्ति पर माला, और बाकी 363 दिन बाबा साहब के विचारों पर ताला। ये काम कर रहे हैं इस समय की सरकार के लोग। राम राज्य, और राम राज्य में क्या हो रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, सब कुछ छीन लिया गया। और तब मैं याद कर रहा हूं जितने प्रतीक बनाए थे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा था, इंडिया और द पार्टीशन, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। आज हमारे और आपके बच्चों को कहा जा रहा है धर्म खतरे में, ये मुसलमानों को खतरा बता रहे, 80% हिंदुओं एक हो जाओ। ये कथावाचक सब क्यों आकर के कह रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सारी जगहों पर ढेर सारे कथावाचक घूम रहे हैं। कथावाचक बनने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? आप डिग्री मत पढ़ो, कोई पढ़ाई उड़ाई ना हो, बाबा बन जाओ, जटा बढ़ा लो, और उसके बाद जा करके प्रवचन में करो, आओ हम तुम्हारी किस्मत बता रहे हैं। मेहनत करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं मिलता। जनता कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो, ठीक नहीं होता, अरे मेरे दिल की बात कह दी आपने। बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं, बेटा बेरोजगार है, अरे एकदम यही सूत्र लेकर आया हूं, जाओ हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, दया वहीं रुकी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप अपनी जेब में जितना पैसा लाए थे सब उसको चढ़ाकर चले गए। और इसलिए ये सारा बहुजन मूवमेंट क्या कहता है? मानसिक गुलामी। वो हमारे पैसे, और हमारे ज्योतिबा फूले ने लिखा, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही धोबी का काम करना, कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, वैसे दान दक्षिणा लेना और पाखंडवाद बढ़ाना इस ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। हमारे पैसे को लेकर ये कथावाचक आपके वोट का सौदा करने जा रहे हैं। और क्या बात, कोई रुद्राक्ष बांट रहा है भाई? डॉक्टर अंबेडकर का सपना क्या था?
पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या लिखा? हम इस देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करेंगे। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपके बच्चे को एग्जाम देना है तो बेल पत्री पर शहद लगा के शिवलिंग पर लगा दो, बेटा पास हो जाएगा। और बाद में खबर छपी, उसी कथावाचक का बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। इस देश में आपके बच्चों के साथ ये किया जा रहा है और हमारे ही आपके लोग जाके उस कथा भागवत सुनने वाले लोगों में सबसे आगे। ये तो बुद्धिजीवियों की बैठक है। जाइए देखिए, वो किस्मत बता रहा है एक बाबा, और वहां टीवी पर बैठ करके जो टीवी सैटेलाइट से चलता है उस पर वो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे। और मुझे इंदु जी कह रही थी कि नौजवानों को जोड़ना क्यों जरूरी है। मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इन नौजवानों से हो रहा है, हाथ में मोबाइल और हाईटेक इंटरनेट का इस्तेमाल करके, और अचानक वो उसी व्हाट्सएप पर झूठ पढ़ के देखता है कि मुसलमान 4 शादी करता है, मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे मूर्ख, उसी व्हाट्सएप पर, उसी फेसबुक पर हमें भी और इंदु जी को भी सुनो कि तुम्हारी शिक्षा खतरे में है, तुम्हारा रोजगार खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है। वो क्यों नहीं देख रहे? धर्म भाजपा आरएसएस के पहले भी था, भाजपा आरएसएस के बाद भी होगा, लेकिन अंबेडकर फूले पेरियार के पहले हमारे लिए संविधान नहीं था। लेकिन अगर हम सोए रहे तो हमारे हाथों से वो संविधान छिन जाएगा। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। और फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें और साधी मांगे भीख। हमारे बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मुसलमान खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में तो इस देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान ही मुसलमान और हिंदू, चाहे बौद्ध, सिख, ईसाई या SC ST OBC, सबको जीने का हक देता है। और उन्होंने आपके संविधान को खत्म कर दिया है। उसे बचाने का जिम्मेदारी ली थी मानवर कांशीराम, डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले पेरियार। इन्होंने क्या कहा? मुझे कबीर याद आते हैं। केवल आखिरी बात अपने पुरखों को याद करके कह रहा हूं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, तुम्हारी झोपड़ी तो गला काटने वालों के पास है। चाहे नागपुर से शुरू करो, दिल्ली चले जाओ, चाहे लखनऊ चले जाओ, कौन बैठा है वहां? मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री की भाषा सुनते हैं? आपके बच्चे अगर शिक्षा मांगने जाएंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण खत्म, EWS सुदामा कोटा लागू होगा, SC और OBC से नीचे मेरिट जाएगी। कल तक ये सब कहते थे आरक्षण भीख है, आज उनको जब आरक्षण मिल गया तो उनकी मेरिट हमसे भी नीचे जा रही है। शर्म नहीं आती? मुखत से जाते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय को। और वो लोग आज ये बात कह रहे हैं, शिक्षा मांगने पर लाठी दे रहे, कांवड़ ढोने पर हेलीकॉप्टर से फूल बारिश कर रहे हैं, और नीचे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज बुलडोजर किसी अहमद के घर चल रहा है, आज बुलडोजर किसी जुनैद के घर पर चल रहा है, कल वही बुलडोजर किसी दलित के घर पर चलेगा, किसी OBC के घर पर चलेगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए कोई मुसलमान मारा गया तो SC ST OBC माइनॉरिटी को एक करने वाले 90% लोगों, आओ किसी जालिम की सरकार के सामने खड़े होकर कहें कि ये बुलडोजर और कोई बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई हम नहीं करने देंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ है। अगर कोई SC ST की जमीन का मालिकाना हक छीन रहा है तो आओ मिलकर कहें इस देश में कि ये जमीन जो सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस देश को एक आंदोलन की जरूरत है। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद RSS कर रहा है, लेकिन हमको जातिवादी बना रहा है। आओ इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारा दिया इन्होंने, मानवर कांशीराम ने। पसमानदा आंदोलन के लोगों ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आओ एक बार पता कर ले, जाति जनगणना इस देश में होनी सबसे जरूरी है।
पता तो चल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3% लोग इस देश में 97% डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हैं और जमीन का मालिकाना हक लिए बैठे हैं। इस देश में आज जरूरत है क्रांति की जाति जनगणना के नाम पर। इस देश में जरूरत है क्रांति की शिक्षा के बेचे जाने, रोजगार के खत्म किए जाने, सरकारी संपत्ति के बेचे जाने पर। और ये जो काम हो रहा है ना साहब, ये संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। ईवीएम की बात कर रहे थे, वोट कहीं डालो। आज तक इस देश में आपने कभी देखा कि कोई गलत वोट पड़ रहा हो और वो कमल के फूल की बजाय किसी और को पड़ रहा हो? हर गलत वोट तुम्हें ही क्यों पड़ता है भाई? और सारी जगह देश में जहां ईवीएम बनी वहां उसका इस्तेमाल नहीं करता, आपके वोट बेच दिए गए। हमारे नेता कमजोर हो गए। जाते जाते मैं अपने नेताओं को यह पैगाम दे रहा हूं, हमने बांट दिया उन्हें। उत्तर प्रदेश में जहां मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम हो गया। वहां आज स्थिति यह है कि दोनों को आपस में लड़ाओ, तीसरा अपने आप जीत जाएगा। वो जो 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, एक बंदर आया और कहा झगड़ा मत करो, मैं न्याय करता हूं। तराजू लेकर आया, 2 टुकड़ा रोटी का रखा, जिधर भारी थी रोटी उधर से टुकड़ा खा ले, दूसरी तरफ भारी हो गई उधर से खा ले। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी खा गया और फिर बंदर खड़ा होकर बोला, इससे बड़ा न्याय राम राज्य में नहीं हो सकता। हमने दोनों को न्याय कर दिया, दोनों भूखे हैं, दोनों को कोई रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। हमारे लोगों की रोटी का टुकड़ा कोई और खा गया, यह संविधान की हत्या है और संविधान खत्म है साहब। 2024 भले सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की पैरोकारी हम भी करते हैं, 24 के बाद भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर 2024 में संविधान विरोधी ताकतों को, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली ताकतों को हम रोक नहीं पाए तो फिर कोई आपको बचाने नहीं आएगा। हम सब जेल में होंगे। गौरी लंकेश, पंसारे, कलबुर्गी से होते हुए रोहित वेमुला, हमारे प्रोफेसर आनंद तेलतुमड़े, प्रोफेसर गौतम नौलखा, प्रोफेसर बरबर राव, हनी बाबू, ये सारे हमारे लोग थे, जेल में हैं। हमारा दोस्त उमर खालिद आज भी जेल में है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी को मारा, संविधान कहां बचा है भाई? हम लोग मानवर कांशी राम को याद करते हुए केवल एक गुजारिश कर रहे हैं, हमने नाकें लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया। आइए बहुजन समाज के लोगों 90% की बात करते हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को मिलाकर मेरा फॉर्मूला लगातार यही होता है। अपने बच्चों को इतिहास की किताबें पढ़ाइए। मैंने जब YouTube पर सामाजिक न्याय की पाठशाला शुरू की तो उसमें यही काम किया। मुझे पता ही नहीं था लोग इतना प्यार देंगे कि आज अमरावती में बुलाकर इतना सम्मानित करेंगे, ऐसे बड़े लोगों के बगल में बैठने का मौका देंगे। ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं, हमने तो उनको केवल पढ़ा है, हिम्मत ली और केवल एक काम करते हैं, दिल में जो है वही ज़बां पर है और कोई खास बात नहीं। हमें आंख में आंख मिलाकर बोलना सीखा है बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार से। केवल इतना काम कर रहे हैं। इसलिए जाते जाते गुजारिश कर रहे हैं, शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने किसान मजदूर की एकता के लिए, सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ हम लोग एकजुट हो जाएं। हमारे आरक्षण को खत्म कर दिया गया है साहब। हमारे चुनाव आयोग में अब कोई ताकत नहीं बची है। न्यायपालिका में बैठकर राम मंदिर के पक्ष में लोग फैसला सुना रहे हैं और अगले दिन जाकर राज्यसभा में शपथ ले रहे हैं। न्यायपालिका कितनी स्वायत्त बची है? न्यायपालिका में आज भी केवल 2 दलित और 1 ट्राइब है, ओबीसी एक ओबीसी है, ट्राइब एक भी नहीं है। ये किसके जज बने बैठे हैं? और इसलिए मानवर कांशी राम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम 90% लोग इस देश को बनाने वाले पुरखों के वारिस हैं। ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के वारिस कल को जब अंग्रेजों से माफी मांगते थे, कल को जब उनके साथ खड़े थे, वो आज हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, राजभर, पासी, अहिर, कर्मी, कोयरी, मराठा और तमाम जातियों के हम लोगों ने इस मुल्क को रहने लायक बनाया है साहब। हमारे पुरखों ने यह मुल्क बनाया, इसलिए हमारा बचाना उस मुल्क को हमारी जिम्मेदारी है। ये संविधान न होता और मंडल कमीशन न होता तो मैं आज यहां नहीं होता। इसलिए मैं तो आपसे एक गुजारिश और वादा करके जा रहा हूं, अगले 1 साल इस देश में बिना बुलडोजर से डरे, बिना जेल मुकदमे से डरे, एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिंदू मुस्लिम और दंगे के खिलाफ, इस भाईचारे की लड़ाई, बहनचारे की लड़ाई को बिना डरे लड़ते रहूंगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए मिल करके हम एकजुट हो जाएं, वरना
वो कुल्हाड़ी की बेंट में जो लकड़ी लगी थी, कुल्हाड़ी ने जंगल में जाकर यह कहा कि तुम्हारी जाति के लोगों की लकड़ी तो इस कुल्हाड़ी में लगी है, आओ लकड़ियों जंगल की कुल्हाड़ी का साथ दे दो। यही था दलित पैंथर मूवमेंट ना। आलोचना करके जा रहा हूं, दलित पैंथर में जो सबसे बड़े पैंथर थे वो आज आरएसएस की गोद में बैठकर मंत्री बने बैठे हैं। ये बात हमें कहनी होगी, क्यों बने बैठे। हम एक बात में कहते हैं कि हाँ, मानवर कांशीराम के ऊपर आरोप लगता है कि अवसरवादी हैं। मानवर कांशीराम ने कहा जिसको सदियों से अवसर नहीं मिला वो कोई भी अवसर चूकेगा नहीं। सत्ता को गुरु किल्ली कहते थे। हर ताले की चाबी है, हर ताले की अपनी अपनी चाबी होती है। मानवर कांशीराम कहते थे जो हर ताले को खोले वो गुरु किल्ली है। मेरी नजर में गुरु किल्ली इस समय शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय बचाने के लिए, जाति जनगणना और जमीन का मालिकाना हक बचाने के लिए, सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के खिलाफ अगर हमने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, वही गुरु किल्ली है। नेताओं को भरोसा दीजिए साहब कि आप अगर 2024 में एकजुट होकर नहीं लड़े तो हम तुम्हारी आलोचना करेंगे। यह आलोचना हमें करनी होगी। हम अगर 500 रुपए पर 5 किलो अनाज पर वोट देंगे तो वो हमारे जमीन को बेच रहा है जो राम राज्य का दावा करके मुख्यमंत्री बना बैठा। समझाइए अपने लोगों को कि हमसे अगर नाराजगी है, मैं ओबीसी समाज के भी लोगों से कहता हूं, माना कि हमसे कोई गलती हुई होगी तो जिनकी आबादी ज्यादा है वो 2 कदम पीछे आ जाए और जिनकी आबादी कम है उनको आगे करो। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आओ हम आपस की नाराजगी को दूर कर लेंगे। अरे खेत में फसल का बंटवारा के लिए ही तो हम लोग लड़ रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी आपस में क्यों लड़ते हैं कि खेत में फसल का बंटवारा सही नहीं हुआ। अरे जब खेत ही लुट जाएगा तो बंटवारा किसके लिए करोगे और लड़ाई किसके लिए करोगे। बहुजन परिषद में मैं केवल एक गुजारिश करके जा रहा हूं, मानवर कांशीराम को याद करना, बाबा साहब अंबेडकर को याद करना, फूले पेरियार को याद करना, समाजवादी आंदोलनों के लोगों को याद करना केवल इस बात के लिए नहीं है कि गर्व से कहें कि हमारे पुरखे बड़े लायक थे। अरे 25 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कैसे याद करेगी, ये तय इस बात से होगा कि तुम बड़े बड़े मंचों पर जिन्हें याद कर रहे थे वो थे तब तुम ऐसे थे, मगर तुम्हारी आंखों के सामने भारत का संविधान तबाह कर दिया गया, मनुस्मृति लागू कर दी गई, तुम्हारे आंखों के सामने सरकारी संपत्ति बेच दी गई, जमीन नीलाम कर दी गई, तुम्हारा पैसा लूट लिया गया, तुम्हें धर्म के पाखंडी बना दिया गया। तब तुम क्या कर रहे थे। मैं आने वाली पीढ़ियों को आंख में आंख मिलाकर कहूंगा कि मैं अमरावती में बहुजन परिषद जिन्होंने आयोजित किया था उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर केवल लड़ने का वादा करके आया था। जब सब जुल्मी ताकत एक तरफ थी, बुलडोजर और जेल से डराया जा रहा था, मैं बिना डरे आंखों में आंखें डालकर इंदु चौधरी जी जैसे तमाम सम्मानित लोगों के साथ ये वादा खुद से कर रहा था कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।